हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं गोविंद पटेल और आप देख रहे हैं ये मेरी धान की नर्सरी है। लगभग यह जो है अभी रेडी हो चुकी है रोपित के लिए। तो अभी आपको जो है रोपाई करने से पहले आपको क्या डालना है क्या नहीं डालना है उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूं। बहुत ही जो है हेल्पफुल होने वाली है आपकी धान की फसल के लिए। सबसे पहले जो है हम लोग जो है बहुत तरह तरह के फंगीसाइड, तरह तरह के कीटनाशक और सभी प्रकार की चीज जो हम लोग डाल देते हैं हमारी धान की फसल में। उससे जो हमको फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। तो अभी की जो फसल है धान नर्सरी रोपाई के पहले आपको एक महत्वपूर्ण स्प्रे करनी है। वो पहला ये है कि खरपतवार नाशी का मतलब प्रयोग करना। देखिए क्या है कि इस तरीके से जो खरपतवार है, ये जो खरपतवार जो है नर्सरी में चले जाते हैं और नर्सरी में जाने की वजह से जो है यह मतलब हमारे मुख्य खेत में फैल जाते हैं। तो इसके लिए आपको नवीनो गोल्ड जो बिस्पारी बैग फार्मूला रहती है कोई भी आप ले सकते हैं। नवीनो गोल्ड तो थोड़ा महंगा होता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर इस तरीके से अगर खरपतवार आपके में दिखते हैं तो इसके लिए आपको जो आलमिक्स या रिमिक्स नाम से जो आती है पाउडर, उसका इस्तेमाल करना है। उसका एक स्प्रे आपको पहले कर देना है। अच्छा, जैसे कि बहुत से किसान भाई पूछते हैं कि भैया हमको परसों नरसों रोपाई करानी है और अभी हम लोग खरपतवार नाशी डालेंगे तो वो खत्म होगा कि नहीं। देखिए, आपको जब भी रोपाई करवानी है, आपको कल भी रोपाई करवानी है ना, तो आज आपको बिस्पेरी बैग का जो फार्मूला वाला है उसको आपको डाल देना है। देखिए उससे बेनिफिट क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये एक चलिए खरपतवार है, इसमें अगर हम लोग स्प्रे कर दिए तो इसमें तो लग जाएगा ना, तो आप इसको उखाड़ के खेत में भी डाल देंगे तो खेत में जो है वो खत्म हो जाएगा। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज हमको और क्या डालना चाहिए, देखिए ये जैसे ही कि हमने पहले तो खरपतवार नाशी का इस्तेमाल कर दिया, उसके बाद हमको जो है इसमें डालना पड़ेगा जिंक सल्फेट या फिर चिल्टेड जिंक। आप बोलेंगे यार जिंक की क्या जरूरत। देखिए धान की जो पौधे हैं, खासकर जहाँ पर गेहूं और धान या फिर धान और धान होते हैं, तो वहाँ पे तो जिंक की सबसे ज्यादा कमी देखने को मिलती है। अच्छा, जिंक का काम ये रहता है कि पौधे को तो खैरा रोग से बचाता है, दूसरा उसमें जो है कल्ले की संख्या को बढ़ाता है। तो भाई जैसे ही ये हमारे मुख्य खेत में जाएगा तो फिर उसके बाद ये कल्ले वाला काम करेगा, तो हमको जिंक देना बहुत ही जरूरी होता है। कहीं कहीं आयरन की भी कमी दिखती है तो आप आयरन भी डाल सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अभी तना छेदक का समस्या दिख रहा है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये तना छेदक का अंडा है और ये मेरी धान की नर्सरी में है। और अभी ये अंडा जो है ना मतलब निकला नहीं है, अभी भी ये मतलब भरा भरा महसूस हो रहा है। तो मतलब ये अंडा अभी जो है निकला नहीं है। तो ये क्या होगा कि कुछ दिन बाद, मतलब कि जैसे 8-10 रोज बाद ये जो है निकलने, ये पूरे निकल चुका है, ये एकदम मतलब खाली लग रहा है। तो ये ऐसी अवस्था में हमको क्या करना पड़ता है, देखिए इस अवस्था में हम कुछ भी स्प्रे करें तो कोई फायदे नहीं करता। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको ना मतलब रोपाई के पहले जो है जैसे फटेरा आता है कोई भी, जैसे कि मतलब जो हम लोग मतलब खाद के माध्यम से खेत में डालते हैं, तो आप फटेरा वगैरह डाल दीजिए। तो जैसे भी आप नर्सरी में फटेरा डाल देते हैं तो इससे जो है पूरे पौधे में फैल जाएगा और उसके बाद जो है वो पौधे को डैमेज करने के पहले वो खत्म हो जाएगा। या फिर जैसे कि कीट दिख रहे हैं, तनाछेदक के कीट, तो उस अवस्था में आप कुछ स्प्रे भी कर सकते हैं, बाइपेंथ्रिन वगैरह है ना, कुछ भी आप स्प्रे कर दीजिए, उससे जो है वो खत्म हो जाएगा। देखिए फटेरा को एक बार जो है कंपनी डालने की जो है रिकमेंड करती है। तो आप अगर मुख्य खेत में फटेरा डालते हैं तो आपको अभी फटेरा डालने की जरूरत नहीं है, आप कुछ एक स्प्रे कर सकते हैं। तो हाँ, दूसरा चीज़ ये कि लोग फंगीसाइड के बारे में पूछते हैं कि सर फंगीसाइड डालें कि नहीं। देखिए नर्सरी अवस्था में फंगीसाइड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोग जो है 2 सीजन धान की खेती करते हैं। तो हमको पता है कि फंगस कब लगती है। फंगस जो है अपना अगस्त और सितंबर में लगता है, जब जो है एकदम नमी बढ़ जाती है ना, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, एकदम से बारिश होती रहती है दिन रात, तो उस अवस्था में जो है फंगस लगते हैं। अभी फंगस की कोई समस्या नहीं होती, तो आपको अभी फंगीसाइड पे खर्चे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इतने साल तक किया है, कभी भी जो है फंगस की समस्या अभी नहीं आती है। अच्छा, क्या होता है कि हम लोग बार बार फंगीसाइड का इस्तेमाल करके पौधे जो है उसकी प्रति रेसिस्टेंट बना लेते हैं, तो उसके बाद वो फंगीसाइड भी मुख्य खेत में काम नहीं करता है। तो इसलिए हमको ज़्यादा तामझाम और ज़्यादा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे आते हैं जिंक का स्प्रे। ये 2 काम आप कर ही दीजिए नर्सरी अवस्था में। ये जो 2 काम अगर आप करते हैं तो आपकी जो नर्सरी है वो स्वस्थ भी जाएगी और उसमें जो कल्ले की संख्या जो है बढ़ जाएगी। क्योंकि हम लोग मुख्य खेत में सीधा कल्ले के बात करते हैं, तो मुख्य खेत से नहीं होता है, पहले से तैयारी करने की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए आप नर्सरी अवस्था में एक बार जिंक का स्प्रे कर दीजिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आप जिंक स्प्रे नहीं करना चाहते तो जो माइक्रो न्यूट्रिशन आते हैं कम्बिनेशन वाले, बहुत सारे उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे सारे पोषक तत्व जो है पौधे मिल जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी आप जैसे कि ये नर्सरी अवस्था है और नर्सरी में है, तो नर्सरी क्या है कि छोटे से भाग में रहते हैं, मतलब कि आप एक टंकी में जो है आप अपना काम निपटा सकते हैं। वही अगर मुख्य खेत में जाएगा तो आपको 10 टंकी लगेगा, मतलब कि 10 गुना खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए जितना भी पोषक तत्व देना रहेगा, जो भी माइक्रो न्यूट्रिशन वगैरह देना रहेगा, आप एक स्प्रे नर्सरी में दे दीजिए। आप देखेंगे आपके मुख्य खेत में भी जो है जबरदस्त जो है इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। और नर्सरी से संबंधित या धान से संबंधित कुछ भी आपके मन में सवाल होता है तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।